नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। काव्य शास्त्र में शब्द शक्ति का जो विषय है उसकी दूसरी क्लास में मैं आपके सामने मुखातिब हूँ और इस दूसरी क्लास में हम लक्षणा शब्द शक्ति पे बात करेंगे। पहली क्लास में हमने ये जाना कि शब्द शक्ति क्या होती है और अभिधा क्या है और अभिधा की खास खास बातें क्या है, और अभी तक हम ये समझ चुके हैं कि प्रश्न उसमें किस प्रकार के आते हैं। प्रश्न काव्य शास्त्र के समस्त अंगों में सामान्यतः दो प्रकार के प्रश्न होते हैं, या तो नियम से संबंधित या उदाहरण से संबंधित। तो इसमें भी परिभाषा जो हम लिख रहे हैं, जो आप नोट्स बना रहे हो, उसकी शब्दावली को समझना, परिभाषा के अंदर जो टर्म है विशेष प्रकार की उनको समझना, इस पे हमें फोकस करना है। और मुझे लगता है कि अगर आप उदाहरण के सवाल हल नहीं कर पाए तो आप इतना निश्चित रूप से कर लें कि जो हमने परिभाषा यहाँ पर लिखी है उसको ठीक से समझ लें, इस पे ध्यान दें। इस पे समझेंगे तो मुझे लगता है आपके भाई शब्द शक्ति के सामान्यतः दो प्रश्न आते हैं या एक भी आ सकता है। तो कई बार तो दोनों प्रश्न परिभाषा से संबंधित आ जाते हैं, तो आप इसको ठीक से समझ लेंगे तो दोनों प्रश्न आपके सही हो जाएंगे। कभी कभी ऐसा होता है कि एक प्रश्न नियम का और एक प्रश्न उदाहरण का आता है, तो उदाहरण का फिर हल एक ही है, या तो वो उदाहरण आए जो हमने लिखा है, या आपने कहीं से अन्य पुस्तकों में गाइड में कहीं भी पढ़ा है, और या आपको उसका अनुवाद आता हो। आखिरी जो लेवल है, जैसे पजल का लेवल होता है ना, लेवल फर्स्ट, लेवल सेकंड, लेवल थर्ड, शब्द शक्ति का आखिरी जो लेवल है वो ये है कि ऐसा सवाल आ जाए, ऐसा कविता का उदाहरण आ जाए जो आपने कभी पढ़ा नहीं हो, और वो फिर पूछेगा बताओ इसमें कौन सी शब्द शक्ति है। ऐसा सवाल सबसे कठिन होता है और इसका कोई उपाय नहीं। जब अनुवाद समझ में नहीं आ रहा हो तो शब्द शक्ति का अनुमान नहीं लगाना चाहिए, उस प्रश्न को छोड़ना चाहिए। हालांकि ऐसे प्रश्न के आने की संभावना बहुत ही कम और बहुत ही कम है। ज्यादा संभावना रहती है कि जो हम विभिन्न परिभाषाएं लिख रहे हैं उसमें से प्रश्न आ जाए। एक मैंने अभिधा में थोड़ा सा देखा, जब मैं भगीरथ मिश्र को पढ़ रहा था तो वहां मुझे एक अलग बात मिली जो मैंने लिखाई नहीं, आप उसको भी नोट करें। पहले लक्षणा की बात बाद में करें। हमने ये तो बात निश्चित है कि अभिधा चलती किस पर है। अभिधा जो शब्द शक्ति है वो किस पर चलती है? मुख्यार्थ पे चलती है। अच्छा, ये बात आप समझे होंगे मुख्यार्थ क्या है। अगर कोई YouTube पर या कहीं भी इस वीडियो को देख रहा है तो उसको पहला वीडियो देखना चाहिए। शब्द शक्ति का अगर आप पहला वीडियो नहीं देखेंगे तो दूसरा वीडियो पे समझ में नहीं आएगा, है ना। इसलिए अभिधा को समझना जरूरी है। अभिधा किस पे चलती है? मुख्यार्थ पे चलती है। मुख्यार्थ किसको कहते हैं ये समझना जरूरी है आपको। मैं तो कहता हूं कोई भी चीज को पढ़े आप, चाहे हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ें, कविता पढ़ें, कहानी पढ़ें, शब्द का अर्थ अगर आपको समझ में नहीं आता तो आपको आधी बात समझ में आती है। तो सबसे पहला काम है कि मुख्यार्थ किसको कहते हैं ये हमें समझना चाहिए। ऐसे शब्दों को मेरा कहने का मतलब ये, तो मुख्य अर्थ का मतलब है किसी शब्द का शब्दकोशीय अर्थ, किसी शब्द का वो अर्थ जो शब्दकोश में दे रखा है, किसी शब्द को जनता किस अर्थ में जानती है वो अर्थ है, वो प्रचलित अर्थ है और वही मुख्य अर्थ है। अभिधा उसी अर्थ पे चलती है। तो यह जो मुख्यार्थ है वो कौन सा अर्थ प्रदान करता है? साक्षात संकेतित अर्थ प्रदान करता है। ठीक है, अभी लिखना नहीं है आपको। तो भगीरथ मिश्र कहते हैं कि ये जो मुख्यार्थ है, जो साक्षात संकेतित अर्थ यानी प्रचलित अर्थ को प्रदान करता है, ये 4 प्रकार का होता है। ये 4 प्रकार का होता है। जाति रूप अर्थ, इसको आप लिख लें। जाति रूप अर्थ यानी भगीरथ मिश्र कहते हैं कि मुख्यार्थ जो साक्षात संकेतित अर्थ प्रदान करता है वो साक्षात संकेतित अर्थ 4 प्रकार का होता है, और इन चारों प्रकारों में अभिधा शब्द शक्ति काम करती है। तो मुझे लगता है कभी न कभी 4 लाइन जो आती है शब्द शक्ति के प्रश्न में, वहां ये प्रश्न आ सकता है, इसलिए मैं इसको लिखवा रहा हूं। तो साक्षात संकेतित अर्थ में पहला है जाति रूप अर्थ, दूसरा है गुण रूप, तीसरा है क्रिया रूप अर्थ, क्रिया रूप अर्थ, और चौथा है यदृच्छा रूप अर्थ। देखो, जाति का मतलब समूह है, नीचे तक दिखाई दे रहा है, ठीक है, ओके। जाति का मतलब समूह है, जैसे गाय या जैसे पेड़, है ना। अगर कोई समूह का बोध कराता हो, अब संज्ञा आदि को दिमाग में मत रखो यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि जाति और यदृच्छा एक ही चीज हो जाती है वैसे आखिर में जाके। लेकिन मैं सामान्य इसका अर्थ आपको दिमाग में रखे तो ठीक है, नहीं रखे तो कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी बता देता हूँ।
जाति रूप अर्थ का मतलब है ऐसे शब्द जो किसी समूह का बोध कराते हो, किसी जाति या किसी वर्ग या किसी कम्युनिटी का बोध कराते हो। ठीक है, ऐसे अर्थ जो किसी की खासियत बताते हो, गुण बताते हो, सुंदर है, काला है, गोरा है, भूरा है, बुरा है, पापी है, अच्छा है, सुंदर है, सब ये सब गुण रूप अर्थ है। क्रिया रूप काम का करना या होना, ऐसे अर्थ का बोध कराने वाले क्रिया रूप अर्थ कहलाता है। यदृच्छा को भगीरथ मिश्र कहते हैं कि इसमें संज्ञा आदि शब्द आते हैं। हालांकि संज्ञा का एक रूप ऊपर जाति आ गया। यदृच्छ का मतलब होता है जैसे कि इच्छा हो। संज्ञा के बहुत सारे नाम जो है वो असल में यदृच्छा है। अगर आपने ये शब्द पहले कभी सुना हो तो मैं आपको याद करवाना चाहता हूं कि भोलानाथ तिवारी की एक परिभाषा है। ये परिभाषा भी आपके बहुत काम की है, भाषा लिपि में आपने पढ़ी होगी शायद। भोलानाथ तिवारी कहते हैं कि भाषा किसे कहते हैं, तब वो परिभाषा देते हैं कि भाषा यादृच्छिक ध्वनि प्रतीकों की व्यवस्था है जिसके माध्यम से समाज विशेष के लोग अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। ये उसकी परिभाषा, कभी ये भी परीक्षा में आ सकती है। भाषा यादृच्छिक ध्वनि प्रतीकों की वह व्यवस्था है जिसके माध्यम से समाज विशेष के लोग विचारों का आदान प्रदान करते हैं। तो ये यादृच्छिक क्या है, इसका मतलब है जैसे कि इच्छा हो। तो संज्ञा जो रखी गई, संज्ञा का मतलब क्या होता है, नाम होता है। जितने संसार में नाम होते हैं वो सारे क्या है, संज्ञा है। तो जितनी भी संज्ञाएं हैं उनको हमने अनुमान से रखा। जैसे हमने इसको कहा पेन, तो इसको टांग भी कह सकते थे, अब नहीं कह सकते क्योंकि हम इसको पेन कहते आ रहे हैं। लेकिन ये नाम पेन नाम रखने के पीछे कोई विशेष तर्क नहीं है। एक उदाहरण दे रहा हूं मैं, इसको हम कह रहे हैं हाथ, है ना, ये हाथ है। अच्छा, ये हाथ में ये अंगुली है, अंगूठी है, ये पोर है ना, ये रेखा, पता नहीं, इसके अंदर नाम से नाम, नाम से नाम, नाम से रखे जा रहे। ये सब अनुमान के आधार पर और अपनी इच्छा के आधार पर रखे गए हैं, ऐसा भाषा के विद्वान मानते हैं। तो भाषा में जो नाम आदि के जो विधान है वो अपनी इच्छा से, उसके पीछे कोई विशेष लॉजिक नहीं है। रात को रात और दिन को दिन कहते हैं, हो सकता है इस समय जो मैं दिन में रिकॉर्डिंग कर रहा हूं इसको रात कहते थे, रात कह सकते थे, कोई बड़ा लॉजिक नहीं है इसके पीछे। तो यादृच्छिक का मतलब जैसे कि इच्छा हो। तो ऐसे शब्द भी हैं जो यदृच्छा रूप का बोध करवाते हैं, इसमें संज्ञा आदि आती है। ठीक है, तो ये मुझे लगता है कि ये जो 4 नाम है आप यहां कितना याद रखें। हो सकता है ज्यादा बताने से विद्यार्थी कंफ्यूज भी हो जाते हैं, ये भी समस्या। तो आप यहां पे क्या याद रखें, आप इतना याद रखें कि अभिधा मुख्यार्थ पे चलती है और मुख्यार्थ साक्षात संकेतित अर्थ प्रदान करता है जो 4 प्रकार का होता है। ये इन 4 प्रकार के अर्थों में अभिधा ही काम करती है। ये भगीरथ मिश्र ने कहा है, तो मुझे लगता है कभी ये सीधी लाइन आ सकती है। ठीक है, खैर ये पीछे की बात थी। बात हम करेंगे लक्षणा की। हमारा आज का जो विषय है वो लक्षणा है। क्या है लक्षणा? पहली बात तो यह कि अभिधा किस पर चलती है, मुख्यार्थ पे चलती है। इसका एक मतलब यह है कि आपके सामने खड़े आदमी ने कोई बात कही और उस बात का वही मतलब है जो वो कह रहा है, तो फिर अभिधा ही होगी, दूसरी शब्द शक्ति की जरूरत नहीं। फिर उस शब्द को जोर मारने की जरूरत नहीं, फिर वह शब्द केवल अपनी एक ही शक्ति लगाएगा, अभिधा, दूसरी तरफ उसको जाने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि जो शब्द सामने वाला बोल रहा है उसका वो अर्थ निकलता नहीं, दूसरा अर्थ निकल जाता है। जैसे एक आदमी कहे मेरा बेटा शेर है। अब आप उसके सामने खड़े हो, देखो इस एक उदाहरण को ठीक से समझ लो, फिर आगे गाड़ी चलेगी अपनी। मेरा बेटा शेर है, आपके सामने खड़ा कोई व्यक्ति कह रहा है, तो शेर का मुख्यार्थ क्या है? जानवर है। तो शेर एक जानवर है। शेर का शब्दकोश में अर्थ क्या है? जानवर है, जंगल का राजा है, उसके 4 पैर है, पूंछ है, ये सब। लेकिन क्या कोई व्यक्ति, क्योंकि उसका बेटा तो मनुष्य है, तो क्या उसका बेटा शेर हो सकता है? नहीं हो सकता। अब हमें दूसरी शक्ति की तरफ जाना पड़ेगा, क्योंकि अभिधा तो काम करना बंद कर गई। अभिधा तो मुख्यार्थ में काम करती। क्या उसका बेटा जानवर है? क्या कोई व्यक्ति यूं कह रहा है कि मेरा बेटा जानवर है, वैसा ही जैसा जंगल में एक शेर नाम का जानवर है वैसा का वैसा हूबहू मेरा बेटा, ऐसा नहीं कह रहा वो। इसका मतलब पहला काम क्या हुआ है, उस मुख्यार्थ में क्या हो? बाधा। ये लक्षणा की पहली निशानी।
अगर आप ये टुकड़े याद रखेंगे छोटे छोटे, मुख्यार्थ में बाधा मतलब लक्षणा, ये टुकड़े आप याद रखेंगे छोटे छोटे, तो आपके प्रश्न गलत नहीं होंगे। उसने कहा मेरा बेटा शेर है, शेर का मुख्य अर्थ निकलता है जानवर, लेकिन हम तो जानवर का अर्थ उसमें ले नहीं सकते क्योंकि वो जानवर नहीं, एक आदमी है, तो मुख्यार्थ में क्या हो गई, बाधा हो गई। अब हम सामने वाले से पूछेंगे, हमें ध्यान नहीं है कि भैया तेरा बेटा शेर कैसे है, तो वो कहेगा मेरा बेटा शेर जैसा साहसी, निडर, बलशाली है ना, जो भी मतलब 5-7 गुण वो गिनाएगा। तो शेर का ये अर्थ तो नहीं था शब्दकोश में, ये तो गुणों के आधार पर दूसरा अर्थ लिया गया है। शेर का शब्दकोश में तो अर्थ जानवर था, ये तो दूसरा अर्थ यहां पे लिया गया है, तो यहां पे एक अन्य अर्थ लिया गया है ना। तो लक्षणा की दूसरी पहचान क्या है, अन्य अर्थ लेना। पहली पहचान क्या है, यहां से लक्षणा का काम स्टार्ट होगा, मुख्यार्थ ब्लॉक हो जाएगा, मुख्यार्थ ब्लॉक हो जाएगा। एक आदमी क्या कहो, मतलब मैं गाली गलौज में इसमें बहुत लक्षणा ढूंढता हूं, इसमें ज्यादा मिलेगी। आप झगड़ा कहीं हो रहा तो आपको लक्षणा खूब मिलेगी। हमारे बागड़ी में आदमी कहते हैं मैं बहुत खारो आदमी हूं। आदमी खारा कैसे हो सकता है, खारे का मतलब हमारे यहाँ नमक नमकीन या मतलब कड़वा हो गया, लेकिन आदमी खारा कैसे, क्योंकि खारापन जीभ की चीज है। खारा को हम कौन सी इंद्रियों के द्वारा ग्रहण करेंगे, जीभ के द्वारा ग्रहण करेंगे। तो क्या आदमी के खारेपन को जीभ के द्वारा ग्रहण के बिना आदमी ने चाट के देखा क्या, आप नहीं चाट सकते ना। तो वो कह रहा है मैं बहुत खारा आदमी हूं, है ना। कभी आदमी यूं भी कहते मैं बहुत कुत्ता, मतलब बहुत कुत्ता आदमी हूं, है ना, यूं भी कह देता है मैं बहुत कुत्ती चीज हूं, ये भी कह देता है वो। या वो मतलब बहुत, असल में जब आवेश में व्यक्ति होता है तो मैं तुम्हें मसल दूंगा, मैं तुम्हें रगड़ दूंगा, मैं तुम्हें घसीट घसीट के मारूंगा, लेकिन ऐसा वो करता कुछ नहीं। और असल में जितनी बातें वो कह रहा है उतनी बातें पॉसिबल नहीं है, उतनी बातें पॉसिबल नहीं है। मेरा बेटा देश का ताज है, देश का क्षेत्रफल कितना बड़ा है, इस देश का ताज कोई कैसे हो सकता है। मुख्यार्थ में क्या हो रही है, बाधा हो रही है। चाहे कोई यूं कहे मेरा बेटा देश का ताज है, मेरा बेटा, कोई यूं भी कह सकता है परेशान होके मेरा बेटा गधा है। क्या किसी का बेटा गधा हो सकता है क्या, गधा का वही हो गया जानवर, लेकिन गधे जैसा निकम्मा है वो, ठल्ला है, आलसी है, इसलिए कह रहा है। तो इसका मतलब पहला काम क्या होगा, मुख्यार्थ में बाधा, और दूसरा काम क्या होगा, अन्य अर्थ लिया जाएगा। लक्षणा की 2 बातें आप पहचाने होंगे, ठीक है। अच्छा, अन्य अर्थ लेने के पीछे खास बात, अन्य अर्थ इस मुख्यार्थ से संबंधित होगा। परिभाषा बन रही है पूरी की पूरी, आप परिभाषा रटने की जरूरत नहीं है इसमें। मैं ये कह रहा हूं कि आप परिभाषा जब लिखोगे नोट्स में तो ये बात, ये छोटे छोटे टुकड़े मिलकर एक परिभाषा बन जाएंगे, बस यही तो बात होगी। मुख्यार्थ में हुई बाधा, किसी का बेटा शेर नहीं हो सकता। हमने दूसरा अर्थ लिया कि वो साहसी है, निडर है, बलशाली है, ताकतवर है, स्ट्रॉन्ग है, हमने दूसरा अर्थ ले लिया, लेकिन ये दूसरा अर्थ मुख्यार्थ से संबंधित है। ये जो सारे गुण है वो शेर में हैं, इसलिए इसका शेर कहा गया। अगर कोई कह दे कि मेरा बेटा शेर है, तो इसका अर्थ हम नहीं ले सकते कि उसका बेटा कायर है, डरपोक है। उसका अर्थ ये लिया जाएगा वो बलशाली है, ताकतवर है। जो दूसरा अर्थ लिया गया वो मुख्यार्थ से कहीं ना कहीं रिलेटेड करता है, वो उससे संबंधित है। तो अभी तक हमने 2 बातें लक्षणा के बारे में जानी, टुकड़ों में समझेंगे बात को। पहली बात तो मुख्यार्थ में बाधा, दूसरी बात शब्दकोश अर्थ में बाधा, दूसरी बात अन्य अर्थ लिया जाएगा और वो अन्य अर्थ मुख्यार्थ से संबंधित होगा। तीसरी बात, ये जो अन्य अर्थ लिया गया है इसका आधार क्या है। ये मनमर्जी से ले लेंगे क्या, मनमर्जी से ले लेंगे क्या, मतलब यूं मनमर्जी से दूसरा थोड़ी ले लेंगे, और मनमर्जी से कोई शब्दों का प्रयोग भी नहीं कर सकता। कोई आदमी बहुत दुबला पतला हो, है ना, और बिल्कुल एकदम बस मरियल हो एकदम हड्डियों का, और हम कहें उसको ये तो भीम जैसा लगता है, कैसे कह सकते हैं, ऐसे नहीं कह सकते। किसी को कुछ भी कहने का कोई ना कोई आधार होता है। नायिका के मुख को कह दिया कमल,
कि नायिका का मुख कमल है, ये मान लो ये बात कह दी, नायिका का मुख कमल है, रूपक अलंकार है इसमें। अब नायिका का मुख कमल कैसे हो सकता है? नायिका का मुख तो मुख है और कमल कमल है, लेकिन वो कह रहा है नायिका का मुख कमल है, इसका मतलब ये नहीं कि नायिका का मुख कोई फूल है, इसका मतलब यह है कि नायिका का मुख उतना ही सुंदर है जितना कमल सुंदर होता है। तो मुख्यार्थ में तो बाधा हुई, क्योंकि नायिका का मुख मुख है, फूल नहीं है। लेकिन दूसरा अर्थ दिया गया कि नायिका का मुख सुंदर है, यह कहना चाहता है, लेकिन ये अर्थ उस बात से संबंधित है, उस कारण से संबंधित है, क्योंकि फूल, कमल का फूल सुंदर है इसलिए इसमें जोड़ा गया। लेकिन यहां एक आधार भी है कि नायक, जैसे कमल के फूल में जैसी लालिमा होती है वैसी लालिमा नायिका के मुख में, एक तो ये आधार हो गया। दूसरा आधार मान के चले कि भाई कमल के फूल में जो कोमलता है वैसी कोमलता नायिका के मुख में भी है ना। जैसा ग्लो कमल के फूल में होता है वैसा ही ग्लो नायिका के मुख में भी है। और भी बहुत सारी बात, तो कवि जाने क्या सोच के कह रहा है वो, लेकिन उसने कोई दो चार बातें ऐसी देखी होगी। तो कोई ना कोई आधार होता है, उस आधार के कारण दूसरा अर्थ लिया जाता है और ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जब कोई इस प्रकार से लक्षणा का प्रयोग करता है, जब कोई आदमी मुख्यार्थ को ब्लॉक करते हुए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करता है, तो उसका कोई ना कोई आधार होता है। और मुख्यतः शास्त्रों में दो आधार माने गए हैं, और वो दोनों आधार हैं रूढ़ि, रूढ़ि और दूसरा है प्रयोजन। तीन शब्द बोलूंगा मैं, परिभाषा पूरी हो रही है। लक्षणा किसे कहते हैं? कि भाई लक्षणा वो होगी जहां मुख्यार्थ में बाधा होगी, और उसके बाद में मुख्यार्थ में बाधा होने पर दूसरा अर्थ कोई लिया जाएगा, अन्य अर्थ लिया जाएगा, और वो अन्य अर्थ जो हम लेंगे वह मुख्यार्थ से संबंधित होगा, और जो अन्य अर्थ हम लेंगे उसका आधार होता है या तो रूढ़ि या प्रयोजन। अब क्या है रूढ़ि और क्या है प्रयोजन, ये और समझ लो, फिर अपने आगे बढ़ेंगे। रूढ़ि का मतलब है कि वो बात जो परंपरा से प्रसिद्ध हो गई है, वर्षों से चली आ रही, वर्षों से चली आ रही। जैसे हमारे यहां मुहावरे, मुहावरे याद रखो आप, इसमें आपको काम आएगी चीज। जैसे हम मुहावरे, तो जैसे हम किसी को कहें कि ये इसकी आंखों का तारा है, ये इसकी आंखों का तारा है, तो हम फटाक से समझ जाते हैं कि वो उसको प्यारा है, इसलिए कह रही मेरा बेटा मेरी आंखों का तारा है। आंखों का तारा कैसे हो सकता है? बेटा तो ये खड़ा सामने 6 फीट का, और आंखों का तारा ये पुतली छोटी सी, तो मुख्यार्थ में तो बाधा हो गई कि नहीं हो गई? अब दूसरा अर्थ क्या लिया जाएगा कि ये इसे बहुत प्रिय है, ठीक है, कि जैसे आंख का तारा बिल्कुल अपने निकट रहता है वैसे ही मेरा बेटा मेरे निकट रहता है, इसलिए दूसरा अर्थ जो लिया गया है प्यारा होना, वो मुख्यार्थ से संबंधित है। आंख का तारा वो आकाश का तारा नहीं है, आंख की पुतली की बात हो रही है। तो जैसे उसने कहा मेरा बेटा मेरी आंख का तारा है, तो मुख्यार्थ में आई बाधा, क्योंकि आंख की पुतली वो बेटा नहीं हो सकता। आंख की पुतली तो छोटी सी होती है, गोल गोल, और बेटा है सामने 6 फीट का। तो इसका दूसरा अर्थ लिया जाएगा कि भाई जैसे आंखों की पुतली बिल्कुल निकट रहती है, बहुत प्यारी, उसी प्रकार से ये बेटा भी बहुत प्यारा। और ये बात इतनी रूढ़ हो गई है कि जैसे कोई कहता है कि मेरा बेटा आंख का तारा है, तो फटाक से लोग समझ जाते हैं कि अच्छा ये इसको बहुत प्यारा है। तो जो बात इस प्रकार से परंपरा से प्रसिद्ध हो जाती है, उसको लोग बार बार यूज करते हैं, बार बार उसको इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अच्छा, कोई यूं नहीं कहता कि मतलब जैसे हमारे यहाँ कोई यूं नहीं कहता ये व्यक्ति मेरे कान का बाल है या मेरे सिर का बाल है, ऐसा नहीं कहता। मान लो कोई बहुत ही नजदीक हो, कोई अपना लंगोटिया यार हो, मेरा मित्र हो खास, तो अपने एक मुहावरा प्रयोग करते हैं, आपने सभी सुना होगा कि फलानो व्यक्ति मेरी मूंछ को बाल है। मूंछ को बाल को मतलब कि मेरे लिए वो शान है, मैं अभी पर गर्व करूं। मूंछ पे लोग गर्व करते हैं, मूंछ उसके लिए बहुत एक इज्जत की और प्रतिष्ठा की चीज है, और बिल्कुल निकट है, और वो उसको प्यारी भी है। तो वो कहता फलाना आदमी मेरे मूंछ का बाल है। मूंछ का बाल किसी व्यक्ति को कहना ये रूढ़ी है। हम नहीं कहते कि ये मेरे कान का बाल है, सिर का बाल है, पैर का बाल है, हाथ का बाल है, नहीं कहते। हम यही कहते हैं मूंछ का बाल है, क्योंकि मूंछ का बाल कहने की रूढ़ी है, कान का बाल कहने की रूढ़ी नहीं है। रूढ़ी का मतलब जो जगत में प्रसिद्ध हो जाए। अच्छा, कोई व्यक्ति किसी का मूंछ का बाल हो सकता है कि लक्षणा हो गई, ये तो मुख्यार्थ में बाधा आई कि नहीं आई?
मूंछ गोपाल को साइज, आदमी को साइज अलग अलग होगी ना। मुख्यार्थ का तो मतलब बिल्कुल एकदम सटीक सीधा अर्थ। अब यही देख लो इसी उदाहरण में कि वो मनोज मेरी मूंछ का बाढ़ है, मेरा मित्र मेरी मूंछ का बाढ़ है, तो मुख्यार्थ में बाधा, अन्य अर्थ लिया और अन्य अर्थ मुख्यार्थ से संबंधित है। और अन्य अर्थ लेने का आधार क्या है? रूढ़ी है, ये रूढ़ी है। अभी अभी हमने एक चर्चा और की, कि एक उदाहरण ये है कि मेरा बेटा शेर है। अब ये जो हमने कहा आंखों का तारा होना, मूंछ का बाढ़ होना, ये सब रूढ़ी है, लेकिन बेटे को शेर कहने को कोई परंपरा नहीं है। सारी माओं के बेटे शेर हैं क्या? रूढ़ी तो वो होती है जो सब पे लागू। क्या एक गांव में 1000 लोग रहते हैं, 1000 घर है, सभी माएं कह सकती है क्या मेरा बेटा शेर है? नहीं कह सकती। इसका मतलब कोई खास माँ ही कह सकती है कि मेरा बेटा शेर, क्योंकि उस माँ विशेष प्रयोजन से, प्रयोजन का मतलब विशेष कारण, उद्देश्य, ठीक है, कोई विशेष बात है उस बेटे में, इसलिए उसकी माँ कह रही है मेरा बेटा शेर। तो कभी कभी जरूरी नहीं हो कि कोई बात हमेशा से परंपरा से चली जाती हो, कोई खास कारण की वजह से भी ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है। मेरा बेटा शेर है, यहां जो लक्षण है उसमें अन्य अर्थ जो ग्रहण किया गया है उसका कारण प्रयोजन है, न कि रूढ़ी, विशेष प्रयोजन। उस गांव की सभी औरतें नहीं कह सकती मेरा बेटा शेर है। हम कहते मोहन गधा है, मुख्यार्थ में बाधा होगी, मोहन गधा कैसे हो सकता है? मुख्यार्थ में बाधा होती है, हम क्या करेंगे? दूसरा अर्थ लेंगे, अर्थ तो लेंगे, निरर्थक तो कोई बात है ही नहीं। मोहन गधा है, अब ये मुख्यार्थ में बाधा हुई क्योंकि मोहन जानवर नहीं हो सकता, तो हमने दूसरा अर्थ लिया कि मोहन मूर्ख है। और ये मोहन मूर्ख है, ये दूसरा अर्थ लिया, ये मुख्यार्थ से संबंधित है, क्योंकि गधा मूर्ख होता है, गधा मूर्ख होता है, इसलिए हमने ऐसा अर्थ लिया। लेकिन ये जो मोहन को गधा कहा गया है, ये किसी रूढ़ी के कारण नहीं कहा गया। मोहन को परंपरा से गधा नहीं कहा जा रहा। मोहन को कोई विशेष ऐसे गुण, कोई कारण, ऐसी खास बात है, उसकी विशेष प्रयोजन है, उसकी वजह से इसको गधा कहा गया। तो अन्य अर्थ लेने के दो कारण होते हैं, दो आधार होते हैं, या तो रूढ़ी और या प्रयोजन। इसी आधार पर लक्षणा के दो भेद होते हैं, रूढ़ा लक्षणा और प्रयोजनवती लक्षण। अब लक्षणों को फिर से रिपीट करें, यहां तक अगर बात आपको समझ में आएगी तो एक प्रश्न यहां से कभी कभी आता है। लक्षणा का पहला लक्षण है मुख्य अर्थ में बाधा, मुख्य अर्थ ब्लॉक हो जाता है। दूसरा अर्थ, इसका मतलब यह है कि अन्य अर्थ लिया जाता है और वो अन्य अर्थ मुख्य अर्थ से संबंधित होता है, और अन्य अर्थ लेने के आधार दो है, या तो रूढ़ी और या प्रयोजन। इसीलिए लक्षणा के दो भेद है, रूढ़ा लक्षणा और प्रयोजनवती लक्षणा, ठीक है। और रूढ़ा लक्षणा वो लगभग मुहावरों पे चलती है, ठीक है। अब थोड़ा सा मैं आपको परिभाषाएं आदि लिखा देता हूं, ठीक है। और इन परिभाषाओं आदि को लिखने के लिए चाहे तो आप अगर आपने वो डायग्राम पहले बनाया जो हमने अभी बोर्ड पे किया, चाहे तो आप वो बना ले, तो ये लिखने की जरूरत नहीं तो आप ये लिखिए। यहां से सीधे प्रश्न आते हैं, यहां से पहला प्रश्न स्टार्ट हो जाता है और वही आएंगे लंबे लंबे कथन, ठीक है। यहां से कोई उदाहरण का प्रश्न नहीं है। मुख्यार्थ में बाधा, ठीक है। पहला लक्षण क्या है? मुख्यार्थ में बाधा, ठीक है। उपस्थित होने पर, मुख्यार्थ में बाधा होगी, है ना, उपस्थित होने पर अन्य अर्थ ग्रहण किया जाता है और वह अन्य अर्थ मुख्यार्थ से भिन्न होता है लेकिन मुख्यार्थ से संबंधित होता है। यह बात गौर करने की है। मुख्यार्थ तो है मोहन गधा है, तो गधा का मुख्यार्थ तो है जानवर, लेकिन यहां हमने अर्थ लिया मूर्ख। तो गधा शब्द का अर्थ मूर्ख लेना मुख्यार्थ से भिन्न है लेकिन मुख्यार्थ से संबंध रखता है। फिर से बता रहा हूं मैं, मोहन गधा, कोई मोहन नाम हो तो ये गौर करने के बाद इस पर विशेष ध्यान मत देना,
है ना, ये उदाहरण आप, ठीक है, मेरा नाम बलदेव से जोड़ सकते हो, कोई बात है ना। हम ये कह रहे हैं कि भाई जो हम अन्य अर्थ लेते हैं वह अन्य अर्थ मुख्य अर्थ से भिन्न तो होता है लेकिन फिर भी उससे संबंधित होता है, और वो अन्य अर्थ ग्रहण किया जाता है वो रूढ़ि या प्रयोजन के आधार पर, ठीक है, सहारे ग्रहण किया जाता है। ऐसी शब्द शक्ति को लक्षणा शब्द शक्ति कहते हैं। देखो, मुख्यार्थ में बाधा उपस्थित होने पर, यहां आप चाहे तो कोमा लगा सकते हैं, रूढ़ि या प्रयोजन के सहारे, या फिर कोमा लगा सकते हैं, मुख्यार्थ से भिन्न लेकिन मुख्यार्थ से संबंध रखने वाला अन्य अर्थ जिस शब्द शक्ति से ग्रहण किया जाता है उसे लक्षणा शब्द शक्ति कहते हैं। यह परिभाषा बनी, लेकिन उसी बात से बनी जो हम बात करके आए, छोटे छोटे टुकड़े हैं। मैं बार बार ये बात कहता हूं, अगर आप कोई जैसे परिभाषा याद कर रहे हैं, चाहे मनोविज्ञान हो, चाहे हिंदी साहित्य हो, चाहे भाषा विज्ञान हो, चाहे काव्य शास्त्र, जो परिभाषा आप याद करें उसमें टुकड़े ढूंढने की बात क्या है। भिन्न भिन्न अर्थों में शब्दों की आवृत्ति जहां हो वहां यमक अलंकार होता है, मान लो ये परिभाषा, तो इसमें बात दो है कि शब्द बार बार आएगा, दूसरी बात जो शब्द बार बार आएगा दोनों बार या तीनों बार उसका अर्थ अलग अलग होगा, दो बात है बस। ऐसे उसमें कीवर्ड देखो क्या बात। लक्षणा की मुख्यतः तीन विशेषताएं या तीन बातें, ठीक है। पहली, मुख्य अर्थ में बाधा। दूसरी, शब्द के मुख्य अर्थ से संबंधित अन्य अर्थ ग्रहण किया जाता है। तीसरा, अन्य अर्थ जिसको लक्ष्यार्थ कहेंगे, ये हमने टेबल पहले पढ़ी है, लक्ष्यार्थ क्या है, मुख्यार्थ क्या। अन्य अर्थ ग्रहण करने के पीछे किसी रूढ़ि या प्रयोजन का होना यह आवश्यक है, ठीक है। इसी आधार पर लक्षणा शब्द शक्ति कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की होती है। रूढ़ि या प्रयोजन के आधार पर, रूढ़ि या प्रयोजन के आधार पर लक्षणा शब्द शक्ति दो प्रकार की होती है, रूढ़ा लक्षणा और प्रयोजनवती लक्षणा। रूढ़ा के नाम दिए गए रूढ़िमती, रूढ़ा आदि, ठीक है, और प्रयोजनवती के नाम है प्रयोजन मूला, स्वारसिका, फल लक्षणा आदि। अब ये जो नाम आगे दिए गए हैं, फल लक्षणा और ये स्वारसिका, ये नाम मैंने ढूंढे और मुझे ये भगीरथ मिश्र से मिले। इनका अर्थ ठीक से मुझे नहीं मिला, लेकिन मैंने काफी प्रयास किया। फल तो असल में प्रयोजन को ही कहते हैं। फल का मतलब प्रयोजन, क्या प्रयोजन मिला या क्या हासिल हुआ, ठीक है। तो प्रयोजन को, शब्द को फल से जोड़ा जा सकता है। और स्वारसिका असल में एक शब्द मुझे मिला शब्दकोश में, जिसका स्वरसिक है ना, यह जो शब्द है स्वारसिक, इसका अर्थ मुझे मिला रस युक्त, ठीक है। इसका जो मुझे अर्थ मिला वो है रस युक्त। कौन सा पेन इस्तेमाल किया जाए जिससे ठीक से काम चले, आप मुझे बता सकते हैं भाई, फोन करके, है ना, मैसेज करके, फोन तो क्यों करे, है ना, ये भी दिखाई नहीं देता ठीक से। इसका जो पीपीटी है इसका चयन करना पड़ेगा कुछ, है ना। ये थोड़ा सा स्वरसिका जो शब्द का अर्थ है वो मुझे मिला रस युक्त। तो ऐसा मैं समझता हूं कि जैसे अभिधा में बड़ी सामान्य सामान्य बातें होती है, लेकिन लक्षणा में थोड़ा सा एक चमत्कार होता है, तो उससे कोई आनंद की प्राप्ति होती होगी, इसलिए विद्वानों ने उसको स्वरसिका कह दिया होगा। लेकिन इतनी बात निश्चित है कि लक्षणा, प्रयोजनवती लक्षणा का एक नाम स्वरसिका और फल लक्षणा भी है, और ये नाम भगीरथ मिश्र में दिए हुए, ठीक है। तो यहां तक हमने पढ़ा कि लक्षणा क्या है, उसके भेदों के नाम क्या है, ठीक। थोड़ा सा एक डायग्राम आपको बनवाऊंगा, वो डायग्राम आप बना लें, फिर अपने आगे की बात करेंगे। लक्षणा का एक भेद और प्रभेद का एक डायग्राम बनाएंगे छोटा सा, ठीक है। लक्षणा शब्द शक्ति, हमने ये तो जान लिया कि लक्षणा के मुख्यतः दो भेद, रूढ़ा और प्रयोजनवती लक्षणा। अब आप अपने नोट्स में ये जो आपने अभी पीपीटी से लिख लिया, उसके बाद में अब अपने नोट्स में ये डायग्राम बनाइए। प्रयोजनवती के दो भेद हैं, गौणी और शुद्धा लक्षण। प्रयोजनवती के दो भेद हैं, गौणी और शुद्धा लक्षण।
ठीक है। शुद्धा के फिर दो भेद हैं, उपादान लक्षण और लक्षण। ठीक है। तो अंत में जाके कुल मिला के 3 शब्द शक्तियां बचती है, गौणी, उपादान और लक्षण। और इन तीनों के एक एक भेद और है, तो वो सबके नीचे नाम लिख सकते हैं आप। सारोपा और साध्य बसाना। उपादान के भी 2 भेद हो गए, सारोपा और साध्य बसाना। लक्षण के फिर ये 2 भेद हो गए, सारोपा और साध्य बसाना। ठीक है। तो पहली बात तो इस डायग्राम में आप ये समझें कि लक्षणा असल में असली लक्षणा कोई है तो वो प्रयोजनवती है। कई विद्वान यूं कहते हैं। इस डायग्राम पे थोड़ी बात करते हैं, फिर अपने आगे नई क्लास में अपनी लक्षणा पे बात करेंगे। ठीक है। या रूढ़ा का लिखवा दूंगा मैं आपको, रूढ़ा में ज्यादा काम नहीं है। कई विद्वान ये कहते हैं कि असली लक्षणा जो है वो प्रयोजनवती है। विद्वानों ने वर्गीकरण करते समय रूढ़ा के भेद आदि नहीं किए, क्योंकि वो कह रहे हैं कि रूढ़ा तो इतनी रूढ़ हो जाती है कि लोग उसका मुख्य अर्थ वही हो जाता है। जैसे एक उदाहरण मैं आपको देता हूं कि राजस्थान वीर है, एक उदाहरण है। ठीक है। इसको पहले समझते हैं अपने, फिर ये बात आपको समझ में आएगी। हम कहेंगे राजस्थान वीर है, यहां मुख्यार्थ में बाधा है। कैसे? क्योंकि राजस्थान असल में एक भौगोलिक टुकड़ा है, एक जमीन, एक मिट्टी, एक भौगोलिक सीमा, और भौगोलिक सीमा कभी भी वीर नहीं हो सकती। एक और करने की बात, राजस्थान एक भौतिक या भौगोलिक प्रदेश है, और भौगोलिक प्रदेश कैसे वीर हो सकता है? वीर तो कोई व्यक्ति हो सकता है, पुरुष हो सकता है, स्त्री हो सकती है, लेकिन यहां मुख्यार्थ में तो बाधा हुई। लेकिन राजस्थान का मतलब है राजस्थान में रहने वाले लोग, राजस्थान में रहने वाले लोग, ये दूसरा अर्थ है। राजस्थान का मुख्य अर्थ क्या है? भौगोलिक प्रदेश। और अन्य अर्थ क्या है? राजस्थान में रहने वाले लोग। हमारा यहां कौन सा अर्थ लेना पड़ेगा? क्या मुख्यार्थ से काम चलेगा? मुख्यार्थ से काम नहीं चलेगा। जब हम कहें कि राजस्थान नाम का एक भौगोलिक भूगोल है, एक मिट्टी का टुकड़ा है, एक जमीन का टुकड़ा है, वो वीर है, तो हमारा अर्थ निकलेगा नहीं। मुख्यार्थ में क्या आ गई? बाधा आ गई, मुख्यार्थ बंद हो गया, ब्लॉक हो गया। तो हमें दूसरा अर्थ लेना पड़ेगा कि राजस्थान का मतलब है राजस्थान में रहने वाले लोग, तब सही अर्थ निकल जाएगा। अब हमने जो अन्य अर्थ लिया है वो असल में रूढ़ी के आधार पर लिया है। राजस्थान शब्द राजस्थान में रहने वाले लोगों का अर्थ देता है, ऐसी परंपरा है। अच्छा, इसको तुम अगर नहीं पहचानते हो तो मैं तुम्हें एक दूसरा उदाहरण देता हूं। कई बार तुम ये कहते हो फलानो गांव बहुत माड़ो है। कई बार आदमी गांव में जाता है, 2-4 बार गांव में बारात जाती है, बारात में जचा के कई गांव में बारात में कुटने की रिवाज भी है। तो बारात में 5-7 बारात करनी कूट दी, फिर बाप से बराती के दी भेड़ा होया क्या मैं फलाना गांव में बारात में गया, बट्ठा बड़ी माड़ी करी माना बजाव जाए कुटियार, रोटी को खान दी, रसगुल्ला में रेत गेर दी, बड़ा बदमाश आदमी आ बटा। फिर वो सामने लोग, हाँ यार मैं गया एक बड़ा सोहनी को दिया सूरत बोधी ले रहा वैसी आप कहानियां सुनाई गणी। तो वह दोनों आदमी मिल के गए, यार फलाणों का वास्तव बहुत माड़ो है। वो गांव बुरा, गांव का क्या बुरा है? गांव बुरा नहीं है, गांव में रहने वाले लोगों के बारे में बात हो रही। गांव बुरा है मतलब गांव के मकान बुरे हैं, रंग रोगन नहीं हुआ, गिरे हुए, पड़ गए क्या मकान, या उनकी छतें गिर गई, कलर बढ़िया नहीं है, गलियां चौड़ी है, कम है, इसकी बात कर रहे हैं क्या? नहीं कर रहे। वो कह रहे हैं गांव बुरा है, लेकिन बात कर रहे हैं
गांव के लोग बुरे। तो असल में गांव शब्द है वो गांव के लोगों का अर्थ देता रहा है, ये रूढ़ी है। ठीक है, तो बड़े विद्वान लोग यूं कहते हैं कि गांव कहते ही गांव के लोगों का अर्थ अपने आप आ जाता है। ये इतनी प्रसिद्ध चीज होगी कि हमें पता ही नहीं चलता कि दूसरा अर्थ आ रहा है। रूढ़ा लक्षणा से जो दूसरा अर्थ आता है वो इतना आसानी से आ जाता है कि हम सोच भी नहीं पाते कि अच्छा दूसरा अर्थ आ गया क्या, मन बेरो कौन पड़े। तो रूढ़ा लक्षणा असल में लक्षणा दिखती नहीं, अभिधा जैसी हो गई, क्योंकि ये शब्दावलियां इतनी फेमस हो गई, इतनी रूढ़ हो गई कि लोग समझते नहीं है कि दूसरा अर्थ आए। इसलिए असली जो लक्षणा है वो प्रयोजनवती है। इसलिए विद्वानों ने रूढ़ा के भेद नहीं किए। ठीक है, प्रयोजनवती के दो भेद है, गौणी और शुद्धा। फिर गौणी शुद्धा के दो भेद है, उपादान लक्षणा और लक्षण लक्षणा। तो कभी कभी अगर कोई पेपर सेटर प्रश्न देता और उदाहरण दे दिया, मान लो उसने लक्षणा का उदाहरण दे दिया और उसको सभी ऑप्शन लक्षणा के रखने, तो वहां पे 4 प्रकार के विकल्प आते हैं। सामान्यतः रूढ़ा का प्रश्न नहीं आता, लक्षणा पे प्रश्न आता है, तो वहां विकल्प में गौणी हो सकता है, उपादान हो सकता है और लक्षण लक्षणा हो सकता है। ठीक है, हमें ज्यादातर नाम यही देखने को मिलते हैं। आप कभी देखोगे तो उपादान लक्षणा, लक्षण लक्षणा ये नाम मिलेंगे, प्रयोजनवती कम मिलता है। लेकिन इतनी गौर करने की बात है कि कोई अगर कविता में लक्षण लक्षणा है तो इसका मतलब उसमें प्रयोजनवती तो है ही। किसी कविता में उपादान लक्षणा है तो इसका मतलब उसमें प्रयोजनवती तो है ही। किसी उदाहरण में लक्षण लक्षणा है, इसका मतलब उसमें शुद्धा तो है ही। ये गौर करने की बात है, यहां देखना इसको। मान लीजिए मैंने लक्षण लक्षणा के नीचे उदाहरण लिखा दिया, इसका मतलब वही उदाहरण शुद्धा का, वही उदाहरण प्रयोजनवती का भी है, वो उदाहरण लक्षणा का भी है। इतना आप दिमाग में रखना। ये सारी चर्चा मैं इस डायग्राम के माध्यम से इसलिए कर रहा हूं। सारोपात साध्यावसाना का अलग मामला है, उसकी बात बाद में करेंगे, बहुत छोटा मैटर है वो। ये भेद नीचे देख कर यूं मतलब घबरा मत जाना। शब्द शक्ति को मेरा काम आसान बनाना है, बाकी हर जगह आपको इसका मैटर मिल जाएगा। असल में किसी टीचर का काम इतना ही होता है, मैटर बताना नहीं होता। बहुत बार विद्यार्थी इस तरह की बात करते हैं, है ना, भाई फैक्ट कम या ज्यादा पढ़ा है दुनिया भर की। आप जितने, कई बार आप कहीं दाएं बाएं कोचिंग करने जाते हो, जितना पैसा कोचिंग में खर्चते हो उतने की आप किताब ले आओ तो आप पता नहीं क्या बन जाओ। तो किसी भी टीचर का काम फैक्ट बताना, मतलब तैयारी करवाना, किताबें पढ़वाना, ये नहीं है। उसका काम है चीजों को आसान बनाना, और जो उसके पीछे जो कार्य कारण संबंध है, उसके पीछे जो लॉजिक है उसको बताना कि ये इसलिए चीजें आ रही है, समझाना मुख्य काम होता है। ठीक है, तो इन सारे भेदों आदि में आप थोड़ा सा इनके नाम याद कर ले आगे चलने से पहले। ठीक है, और प्रयोजनवती के मुख्यतः 2 भेद है, गौणी और शुद्धा। शुद्धा के 2 भेद है, इनको आप इतना ढांचा याद कर ले, फिर अपने आगे बढ़ेंगे। ठीक है, रूढ़ा लक्षणा मैं लिखवा देता हूं आपको, हालांकि मैंने पीपीटी नहीं बनाई है, लेकिन मैं लिख देता हूं परिभाषा, कोई विशेष बात नहीं है ना। अब आप थोड़ा सा पहला भेद लिखिए, रूढ़ा लक्षणा। ठीक है, इसकी परिभाषा लिख लीजिए आप कि जब रूढ़ी के सहारे किसी शब्द का अन्य अर्थ ग्रहण किया जाता हो, वहां रूढ़ा लक्षणा होती है। ठीक है, रूढ़ी के सहारे, यानी चाहे तो आप इससे ऊपर यूं लिख सकते हैं, मुख्यार्थ में बाधा उपस्थित होने पर, ये भी चाहे तो आप ऐड कर सकते हैं यहां पर, लेकिन लक्षणा की जितनी परिभाषाएं उसमें ये बात तो रहेगी। ठीक है, फिर भी आप लिखना चाहें तो ये बात ऐड कर सकते हैं कि मुख्यार्थ में बाधा उपस्थित होने पर
लेकिन ये ऐसी बात है कि जो प्रत्येक लक्षण की परिभाषा में रहेगी। मुख्यार्थ में बाधा उपस्थित होने पर जब रूढ़ि के सहारे किसी शब्द का अन्य अर्थ ग्रहण किया जाए वहां रूढ़ा लक्षणा होती है। ठीक है, जैसे एक उदाहरण दिया गया है भगीरथ मिश्र में, यह तेल शीतकाल के लिए उपयोगी है। यह भगीरथ मिश्र में दिया गया उदाहरण है। इसमें वो तेल शब्द पे बात करते हैं। तेल का अभिधा जो मुख्यार्थ है वो है तिल से निकला हुआ। ठीक है, तेल का जो मुख्यार्थ है, शब्दकोशीय अर्थ है, वो है तिल से निकला हुआ। लेकिन यहां अन्य अर्थ जो लिया गया है और वो रूढ़ हो चुका है, वो है सरसों का तेल। तो तेल शब्द में हम सरसों का तेल प्रयोग करते हैं। अपने घरों में ये खास चीज है ये। अगर हमें किसी दूसरे तेल की बात करनी है तो हम साथ में जिन्स का नाम लेते हैं, अरंडी का तेल, तिल का तेल, लेकिन हम सीधा तेल बोलते हैं, इसका मतलब सरसों का तेल है ना। हमारे हालांकि इसको मीठा तेल बोलते हैं, होता वो कड़वा है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये जब रूढ़ी के आधार पर अन्य अर्थ लिए जाते हैं तो वो रूढ़ा लक्षणा होती है। ठीक है, और भी उदाहरण मैं देख लेता हूं यहाँ पे। जैसे अभी हमने लिखा राजस्थान वीर है, तो हमने अभी इसको समझा। ये भी उदाहरण आप लिखिए, उदाहरण लिख लीजिए। ठीक है, तो इसकी व्याख्या मत लिखो ये, लेकिन इसका उदाहरण लिख लो। अच्छा, राजस्थान वीर है, अगर इसी शब्द को मैं यूं भी लिख दूं, आप लिखना मत, मैं लिख रहा हूं राजस्थान सबसे बड़ा प्रदेश है, तो ये अभिधा होगी। ठीक है, क्योंकि यहां पर भौगोलिक प्रदेश की बात हो रही, भूगोल की बात हो रही है, जो कि वास्तव में वो तो भूगोल तो है, भौगोलिक प्रदेश तो ही बात है, मुख्यार्थ काम कर रहा है। लेकिन राजस्थान वीर है, यहां मुख्यार्थ काम नहीं कर रहा। ठीक है, मुंह पर ताला लगा लो, ये उदाहरण भी काफी चलता है। मुंह पर ताला लगाना एक मुहावरा है। मैं ये कह रहा हूं कि जितने मुहावरे हैं, ठीक है, मुंह पर ताला लगा दो, ये जितने मुहावरे होते हैं उन सब में रूढ़ा लक्षण हो। मुंह पर ताला लगाना मतलब जुबान बंद करना। मुंह पर ताला कैसे लगाया जाता है? नहीं लगता ताला, मुख्यार्थ में बाधा, इसका मतलब जुबान बंद करना, मुंह बंद करना, बोलने से रोकना। ठीक है, और ये एक मुहावरा है। ठीक है, एक उदाहरण मैं लिखता हूं इसमें, और ये उदाहरण मुझे लगता है कि दो उदाहरण भगीरथ मिश्र में दिए हुए हैं पद्य के। आमतौर पर हम शब्द शक्ति को गद्य के उदाहरणों से समझते हैं, लेकिन गद्य के उदाहरण परीक्षा में नहीं पूछे जाते। वहां कोई उदाहरण आएगा तो पद्य में आएगा। ठीक है, तो उसका एक उदाहरण हम समझते हैं। दृग ऊर्झत टूटत कुटुंब जुरत चतुर चित्त प्रीति। दृग ऊर्जत टूटत कुटुंब जुरत चतुर चित्त प्रीति, और परत गांठ दुर्जन ही है। दुर्जन ही है। दई नई ये है रीति। ये उदाहरण है। इसका जब तक अनुवाद नहीं आएगा तब तक हमें आइडिया नहीं है कि इसमें हुआ क्या है। असल में मुहावरों का प्रयोग हुआ, जैसे दृग ऊर्झत, आंखें उलझना। आंखें उलझना एक मुहावरा है, प्रेम होना या प्यार होना, जिसको हम कहते हैं आंखें लड़ना। ठीक है, दृग ऊर्झत तो आंखों का लड़ना, आंखें उलझना। लेकिन गौर करने की बात है कि अगर किसी दो लोगों के बीच में प्रेम हुआ तो एक की आंख चलती है, इधर से एक की आंख चल पड़ती है, दोनों आपस में लड़ती है, ऐसा होता है क्या? मुख्यार्थ में तो बाधा है, मुख्यार्थ में बाधा होती है, लक्षणा हो जाएगी। और ये इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग रूढ़ है। जब किसी दो लोगों के बीच में प्रेम होता है तो वो कहता है उनकी आंखें लड़ गई, ये रूढ़ी है ना। इस प्रकार से इस मुहावरे के प्रयोग होने मात्र से यहां रूढ़ा लक्षण है। ठीक है, हृदय में गांठ पड़ना, परत गांठ दुर्जन ही है। दुष्टों के हृदय में गांठ पड़ जाती है। अब हृदय में गांठ पड़ जाने का मतलब उसको को कैंसर थोड़ी है। गांठ पड़ने का मतलब उसके मन में द्वेष भावना भर जाती है।
तो हृदय में गांठ पड़ना, अब ये भी मुहावरा। तो पहली बात तो हमें ये आइडिया हो कि कौन कौन से मुहावरे, और दूसरी बात इसका अर्थ है। और संयोग से अगर ये उदाहरण आ जाए तो याद रखना कि रूढ़ि लक्षणा का उदाहरण। ठीक है, एक उदाहरण और है, नए पेज पर लिख देता हूं। डिगत पानी डिगुलात गिरी, लखी सब ब्रज बेहाल, कंपी किशोरी दरस के खरे लजाने लाल। ये तब की बात है जब गोवर्धन पर्वत धारण किया था भगवान श्री कृष्ण ने इंद्र की वर्षा के कोप से बचाने के लिए ब्रज को। तो सभी लोग गोवर्धन पर्वत के नीचे आ गए और उन्होंने अपने हाथ पे गोवर्धन पर्वत को धारण कर रखा है। सारे लोग वहां पे आए हुए हैं, उसके नीचे उन्होंने आके मतलब शरण ली इस पर्वत के नीचे। उनमें राधा भी आ गई। तो जैसे ही राधा आई और भगवान कृष्ण ने राधा को देखा तो हल्की सी कंपन उनके बीच में, वाइब्रेशन उनके बीच में दौड़ गया उनके शरीर में। तो वो कांप गए थोड़ा सा, और जब वो कांपे तो उनका हाथ भी थोड़ा सा कांपा, और जब उनका हाथ थोड़ा सा कांपा तो पर्वत कितना कांपा हुआ, ये सोचने की बात है। ये तब की बात। डिगत पानी, डिगत का मतलब डिग जाना, हिल जाना, पानी यानी हाथ। डिगुलात गिरी, पर्वत भी डिगने लगा। लखी, देख कर सब ब्रज बेहाल, सारा ब्रज बेहाल हो गया। सारा ब्रज बेहाल कैसे हो सकता है? ब्रज तो फिर वही मिट्टी का टुकड़ा है, राजस्थान वीर है, वैसे उदाहरण है। लखी सब ब्रज बेहाल, ब्रज का क्या बेहाल होगा? ब्रज तो एक भौगोलिक प्रदेश का नाम है, तो वो क्या बेहाल होगा? यहां ब्रज के बेहाल होने का मतलब है कि ब्रज के लोग बेहाल हो गए। तो ब्रज बेहाल हो गया। क्या ब्रज बेहाल हो सकता है? क्या एक भौगोलिक टुकड़ा बेहाल हो सकता है? तो नहीं हो सकता। तो मुख्यार्थ में क्या हुई? बाधा। फिर हम दूसरा अर्थ लेंगे, और दूसरा अर्थ क्या है कि भाई ब्रज के लोग हैं वो बेहाल हो गए। और दूसरा अर्थ लेने का कारण क्या है? रूढ़ी है, इसलिए यहां पे रूढ़ा लक्षण है। ठीक है। कंपी किशोरी दर्श के, कंपी कांपे, किशोरी किशोरी राधा को दर्श के देख के खरे लजाने लाल, और खड़े खड़े श्री कृष्ण, उनको मतलब लज्जा आ रही है, बड़ा संकोच आएगा यार ये सबके सामने मेरे से क्या हो गया, है ना। ठीक है। तब ये उदाहरण ऐसे, ये भी एक उदाहरण काफी प्रसिद्ध है। एक तुलसी का उदाहरण है कि फूले फूले फिरत हैं, काल हमारो ब्याव, फूले फूले फिरत है काल हमारो ब्याव, तुलसी गाय बजाय के देत काठ में पांव। हालांकि इस प्रकार की संदेश को बताने वाली बहुत सारी रील बनती है, तो आप इससे संदेश से परिचित नहीं है। फूले फूले फिरते हैं काल हमारो ब्याह, ये कोई दूल्हा है जिसकी कल शादी है तो बड़ा खुश होकर फिर रहा है, तो फूले फूले फिरते हैं। पहली बात तो यही होगी एक रूढ़ा। तो फूले फूले फिरना भी एक मुहावरा है, प्रसन्न होकर फिरना। हालांकि फूले फूले फिरने का मतलब है कि आकार में विस्तार पाकर फिरना, है ना। फूल कर कुप्पा हो जाना, तो फूल कर आदमी कोई मतलब जैसे आदमी को खुशी हो तो उसका साइज बढ़ जाता है क्या? फूलने के दो अर्थ हो सकते हैं, एक तो फूलना विस्तार पा जाना, और एक खिलना, फूल आदि खिलते हैं, तो दो अर्थ हो सकते हैं। लेकिन ये दोनों ही काम किए नहीं है। न तो आदमी यूं खिल गया है और न आदमी यूं विस्तार पा गया है, वो तो प्रसन्न है। तो मुख्यार्थ में बाधा हुई कि नहीं? तो फूले फूले फिरने के दो अर्थ ले सकते हैं हम। एक अर्थ हमने ले लिया कि फैल गया, और दूसरा अर्थ हमने ले लिया खिल गया। लेकिन आदमी के संदर्भ में दोनों अर्थ काम नहीं करेंगे। दूल्हे के संदर्भ में हमें दूसरा अर्थ लेना पड़ेगा, अन्य अर्थ लेना पड़ेगा, और वो अन्य अर्थ है वो प्रसन्न है।
और ये इस प्रकार की प्रसन्नता के लिए फूले फूले फिरना इस प्रकार का मुहावरा रूढ़ी है, इसलिए रूढ़ा लक्षणा। तो फूले फूले फिरते हैं काल हमारो ब्याह, तुलसीदास कहते हैं गाय बजाए के, ये आदमी की अकल को देखो, गाता है, बजाता है, डीजे बजाता है, सब करता है। देत काठ में पांव, काठ में पांव देना भी एक मुहावरा, इसका मतलब मुसीबत मोल लेना है ना। देत काठ में पांव, तो क्या उसने वास्तव में काठ में पांव दे दिया? ऐसे काठ, काठ का मतलब एक ऐसा सांचा बना होता है जिसमें पांव आ जाए तो उसमें वो मतलब जिसको हमारे यहाँ कुड़का बोलते थे उसको, ठीक है, पिंजरा कह सकते हैं। तो क्या वास्तव में उसने काठ में पांव दे दिया? नहीं, ऐसा नहीं है, मुख्यार्थ में बाधा है। तो हमें दूसरा अर्थ लेना पड़ेगा कि वो असल में क्या है कि आने वाले संकट को बुला रहा है, परेशानी को बुला रहा है, ठीक है। तुलसी गाय बजाए के देत काठ में पांव, ऐसे मुहावरों आदि का प्रयोग जहां होता है, यह बात आप लिख लो नीचे कि जहां मुहावरों आदि का प्रयोग होता है वहां पे प्राय रूढ़ा लक्षणा हुआ करती, ठीक है। कल हम या अगली क्लास में, कल का प्रयोग मुझे नहीं करना चाहिए, अगली कक्षा में हम लक्षण जो प्रयोजनवती लक्षणा उसके भेदों पे बात करेंगे। आज इतना ही, धन्यवाद।